Welcome to my class, student. It's class 10. We are doing a novel, The Story of My Life, written by Helen Keller. तो आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं and this is chapter 1 summary. This is chapter 1. तो इस चैप्टर 1 में जो चैप्टर 1 की जो समरी है वो मैं आज इसमें आपको बताती हूँ. एंड इस समरी में आपको पता चलेगा हेलेन केलर ने जो ये स्टोरी लिखी अपनी लाइफ के ऊपर वो हम सब के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गई. With a kind of fear, Helen Keller begins telling the story of her life. एक थोड़े से डर के साथ हेलेन केलर ने अपनी कहानी, जीवन की कहानी कहनी स्टार्ट की, begins शुरू की. Says Helen Keller, and this is the story of my life. She has hesitated to lift the veil which has been laid over the story of her childhood. तो थोड़ी हेजिटेट हो रही थी कि वो उस पर्दे को कैसे उठाए, उस घूंघट को कैसे उठाए जो कि उनके चाइल्डहुड पर पड़ा हुआ है. तो शी वॉज लिटिल हेजिटेटेड कि मैं वो कैसे, हाउ टू लिफ्ट द वेल which has been laid over the story of her childhood. Finding it difficult to communicate her earliest memories and impressions. क्यों उनको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था? क्योंकि बचपन की बहुत सारी घटनाएं वो भूल चुकी थी और उनको कम्युनिकेट करना, उतनी पुरानी बातों को कम्युनिकेट करना उनको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि शायद वो अपने जो उनके जो मोमेंट्स थे उनको एज इट इज ना बता पाए. तो मेमोरीज एंड इम्प्रेशंस और उनके जो अर्लीस्ट इम्प्रेशंस थे वो शायद उनको एज इट इज आपको ना बता पाए. तो शी वाज लिटिल हेजिटेटेड ऑफ डूइंग दिस. As a grown woman, she finds herself rendering her childhood through the lens of her own present perceptions and ideas. As a grown woman, आपको पता है हेलेन केलर देख नहीं पाती थी, तो जब वो बड़ी हुई तो एज ए grown woman, she finds herself rendering her childhood through the lens of her own present perception. उनके खुद के जो परसेप्शन थे, उनके खुद के जो आइडियाज थे वो तो देख नहीं पाती थी. वो जो महसूस करके जो एक उनके अंदर जो एक चित्र बनता था किसी भी चीज का और जो उसके बारे में वो सोच पाती थी, उसी से उन्होंने क्या किया, अपने चाइल्डहुड को जाना और समझा. एंड मोर अबाउट फाइंड दैट मेनी ऑफ द इमोशंस एंड मेमोरीज फ्रॉम हर यंगर ईयर्स. और उन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे जो इमोशंस हैं उनके बचपन के, बहुत सारी जो यादें हैं उनके बचपन की, have lost their potency and poignancy. कि अब इस उम्र में जब वो लिख रही थी तो वो सारे इमोशंस और वो सारी मेमोरीज अपनी वो धार छोड़ चुके थे. अब उनमें वो ताकत नहीं थी, अब वो इतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे थे. तो अब उतने एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस, अब इन्हें ऐसा नहीं लगता था कि उस समय वो जो इमोशंस जो इनके ऊपर बहुत भारी जाते थे, वो जो मेमोरीज जो उनको बहुत दर्द देते थे, तो अब उनकी प्रेगनेंसी जो है, उनकी चुभन जो है वो कम हो गई है. Having communicated all this to her readers, Helen was to present only the most interesting and important episodes from her life. तो इन्होंने ये वादा किया, हेलेन वॉज टू प्रेजेंट, तो कि मैं करूंगी अपने बचपन की यादों को आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, लेकिन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन में जो क्षण आए थे वो सिर्फ उन्हीं के बारे में वो लिखेंगी. मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एपिसोड्स फ्रॉम हर लाइफ. के जीवन के बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एपिसोड्स वो लिखेंगी ओवर द स्पैन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने वही सारे एपिसोड्स बचपन के लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे. As Helen looks back on the story of her life, she expresses fear and trepidation that she will not be able to do her own story justice. तो जब वो अपने जीवन को पीछे की तरफ देख रही थी, आप जब स्कूल जाते हो, whenever you go to school and you get an essay, write your first experience of entering a school. आप बचपन में जब छोटे थे तब आपने स्कूल में आपने एंटर किया था, उस मेमोरी को एज इट इज उस समय जो आपने फील किया था, क्या आज की तारीख में आप फील कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इस समय आप काफी मैच्योर हो गए हो और वो फीलिंग आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी. हाँ, एक्साइटमेंट आप जरूर वो लिख सकते हो, लेकिन पूरी घटना को एज इट इज लिखना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो जब हेलेन भी अपने लाइफ को पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो उनको एक डर लगा रहता है, एक झिझक रहती है
that she will not be able to do her own story justice, कि वो अपनी कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी, और that she will bore her readers with the small moments and intricacies of her life. उनको एक ये भी डर था कि उनके जो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं उनसे जो उनके रीडर हैं वो बोर ना हो जाए, उनके जीवन में जो उलझने थी, इंट्रिकेसीज ऑफ हर लाइफ, एक ब्लाइंड गर्ल के जीवन की जो उलझने थी उनको वो पढ़कर बोर ना हो जाए. तो ये सारी जद्दोजहद उनके दिमाग में चल रही थी, ये सारे कंफ्यूजन्स उनके दिमाग में चल रहे थे कि क्या लिखें क्या न लिखें. Nevertheless, he sets out to put her story in writing. लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कहानी को लिखना आरंभ किया. And to teach her readers about all the hardship she has faced and all of the memories painful and happy alike. और उन्होंने अपने जो रीडर्स हैं उनको उन्होंने एक शिक्षा दी about all the hardship she has faced, कि उन्होंने कितने जीवन में कितनी कठिनाइयों को उन्होंने झेला, हार्डशिप कितनी मुसीबतों को उन्होंने झेला, और वो सारी मेमोरी जो बहुत दर्द भरी थी, जो बहुत खुशी की थी, पेनफुल एंड हैप्पी अलाइक, विच हैव मेड हर हु शी इज टुडे. और उन सब एक्सपीरियंस ने आज उनको बनाया जो आज वो हैं. तो वो चाहती थी कि अब वो रीडर को अपनी सारी मुसीबतों के बारे में बताएं, अपने सारे दर्द भरे और सारे हैप्पी मोमेंट्स के बारे में बताएं, क्योंकि उन सबको जी कर ही आज हेलेन केलर जो एक व्यक्तित्व बनकर उभरा है वो उन्हीं के कारण है, अपने बचपन के और अपने लाइफ के पेनफुल एंड हैप्पी मोमेंट्स के कारण ही है. हेलेन केलर क्या लिखती हैं? ऑन हर फादर साइड, अपने पिता की तरफ से, शी डिसेंडेड फ्रॉम स्विस इमिग्रेंट्स, जो स्विस इमिग्रेंट्स थे, जो बाहर से लोग आए थे, स्विस इमिग्रेंट्स थे, वो उनके पूर्वज थे. एंड शी नोट्स दैट वन ऑफ हर स्विस एंसेस्टर्स, कि उन्हीं के पीढ़ी के एक स्विस एंसेस्टर जो कि पूर्वज थे, was the very first teacher of the deaf in Zurich. वो स्विट्जरलैंड ज्यूरिच में सबसे पहले टीचर थे डेफ बच्चों के लिए, जो लोग डेफ थे उनके. एंड रोट अ बुक ऑन एजुकेटिंग डेफ चिल्ड्रेन, और उन्होंने एक किताब लिखी थी कि कैसे डेफ चिल्ड्रन को आप पढ़ा सकते हो. तो सोचो, उनके एंसेस्टर्स भी थे जो टीचर थे, उन्होंने डेफ चिल्ड्रन के ऊपर एक किताब लिखी थी. हेलेन नोट्स दैट दो दिस सिम्स लाइक ए कोइंसिडेंस, हेलेन बोलती है कि ये कोइंसिडेंस सा लगता है, but there is no king who has not had a slave among his ancestors. लेकिन हेलेन कहती है ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिनके पूर्वजों में कोई स्लेव न रहा हो, गुलाम न रहा हो. एंड नो स्लेव हु हैज नॉट हैड अ किंग अमंग हिज, और ऐसा कोई भी स्लेव नहीं है, कोई भी गुलाम नहीं है जिसके पूर्वज में कोई राजा न रहा हो. मतलब जो हमारा जो समय है वो हमें ऊपर नीचे करता है, कभी राजा कभी रंक बनाता है. और हम अगर अपने पीढ़ियों के इतिहास को देखें तो हमारी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ियों में भी कोई राजा और कोई रंक मिल जाएगा. As Helen relays her family history, she notes an interesting coincidence which seems to speak to an unseen but strong sense of justice, irony and balance in the universe. तो जब हेलेन अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिख रही थी, कह रही थी, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस लिखे. जो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं जो कि अनसीन बट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस, कि वो जितने भी फैमिली हिस्ट्री को जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये जो यूनिवर्स है यहाँ पर हर समय जस्टिस रहता है, आयरनी एंड बैलेंस इन द यूनिवर्स. एक आयरनी रहती है, एक व्यंग रहता है और एक बैलेंस रहता है. तो हम सब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही ढर्रे के रहते हैं, हमारी पीढ़ियां एक जैसी रहती है. हमारी जो पुराने जमाने में पुराने एंसेस्टर्स, वो डेफ बच्चों के ऊपर उन्होंने लिखा, और हेलेन ने अंधे बच्चों के ऊपर लिखा, जो ब्लाइंड बच्चे उनके ऊपर लिखा. तो हेलेन को ये लगता है कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस रहता है, न्याय रहता है, एक आयरनी रहता है, एक यूनिवर्स एक मजाक भी करता है हमारे साथ, और एक बैलेंस भी हमारे अगर हम पीढ़ियों को देखें तो रहता है. Helen writes that she is distantly related to Robert E. Lee on her father's side and that her father, तो उन्होंने कहा कि जो रॉबर्ट ली थे
वो उनके पिताजी के साइड के थे और बहुत दूर के रिश्तेदार थे। एंड दैट हर फादर आर्थर एच केलर वाज ए कैप्टन इन द कॉन्फेडरेट आर्मी, और उनके जो पिताजी थे वो कैप्टन थे कॉन्फेडरेट आर्मी में। ये उनके पिताजी है मिस्टर आर्थर एच केलर। केट एडम्स इज हर फादर सेकेंड वाइफ, और जो हेलेन की ममा थी वो केट एडम्स, वो उनके पिताजी की सेकेंड वाइफ थी। एंड इज मेनी ईयर्स यंगर देन हिम, और उससे बहुत ही छोटी थी, बहुत साल छोटी थी। हर मदर्स फैमिली हेल्स फ्रॉम मैसाचुसेट्स बट लेटर मूव टू अरकानसास एंड हर मदर्स फैमिली टू फॉर। तो उनकी जो माता जी की तरफ से जो फैमिली थी वो मैसाचुसेट्स से थी, जो बाद में अरकानसास में मूव हो गई थी, चली गई थी। और उनकी मदर की फैमिली में भी फॉट फॉर द कॉन्फेडरेसी ड्यूरिंग द वॉर, कि उनकी मदर की फैमिली में भी लड़ाई में लोगों ने हिस्सा लिया था। हेलेन्स पेरेंट्स आर पीपल ऑफ मीन्स एंड स्टेटस। तो हेलेन्स के जो माता पिता थे वो बहुत ही ऊंचे घराने के थे और रोबदार व्यक्तित्व था उनका स्टेटस काफी अच्छा था, वो हाई क्लास थे। As is revealed in this passage, and this means that they are able to dote upon Helen and provide her with the special things she will need throughout her life. तो जब उन्होंने हेलेन ने अपने माता पिता के बारे में लिखा और पिता के बारे में लिखा, तो इससे पूरा पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे खानदान की थी, बहुत अमीर थी, और इसीलिए उनके पिताजी ने, उनके माता पिता ने हेलेन को वो सब कुछ दिया जो कि उनको जीवन भर जरूरत जिनकी उनको थी। एंड प्रोवाइड हर विद स्पेशल थिंग्स, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी तो वो एक स्पेशल चाइल्ड थी, तो उनके लिए जो भी जरूरी था सब कुछ हेलेन के पेरेंट्स ने किया, और जो भी उनकी जरूरतें थे जीवन भर की वो सब उन्होंने पूरी की। कैसे पूरी की? क्योंकि वो जो थे पीपल ऑफ मीन्स एंड स्टेटस थे, उनके पास वो साधन थे जिससे वो हेलेन के हर इच्छाओं को पूरा कर सके। If Helen had been born to a family of lesser means, she likely would not have had the resources necessary to become the accomplished and well-known woman she is in history. यदि हेलेन एक लेसर मीन्स, एक गरीब परिवार में उनका जन्म होता, तो शायद उनको वो साधन नहीं मिलते, वो रिसोर्सेज नहीं मिलते जो कि उनको चाहिए थे एक अकम्प्लिश्ड एंड वेल नोन वुमेन बनने के लिए। उन्होंने जो चाहा उसे पाया, तो इस चाहत को पूरा किया उन्होंने, और वो दुनिया में जानी गई, जानी मानी हस्ती में हेलेन केलर को हम मानते हैं। तो इतिहास में वो नाम और वो रुतबा नहीं अर्जित कर सकती थी अगर वो लेसर मीन्स ऑफ फैमिली में उनका जन्म होता, गरीब परिवार में अगर उनका जन्म होता। Up until the time of the illness which robbed Helen of her sight, जब तक हेलेन के आंखों में रोशनी थी और जब उनके आंखों से रोशनी गई, for sight and her hearing, she lived in a tiny house. तो उनके आंखों की रोशनी जाने के पहले तक और उन आंखों की रोशनी जाने के बाद भी वो कहाँ रहती थी? She lived in a tiny house on her father's family's homestead in Tuscumbia. वो तस्कम्बिया में रहती थी अपने पिताजी के फादर्स फैमिलीज होमस्टेड, पैतृक घर में। द हाउस वॉज कवर्ड विथ वाइन्स, रोजेज एंड हनीसकल। जो पूरा घर था वो बहुत ही सुंदर था और कवर्ड विथ, वहाँ लताएं थी, वहाँ पर रोजेस थे, वहाँ हनीसकल्स थे, एंड हमिंग बर्ड्स एंड बीज, और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पक्षी हुआ करते थे, मधुमक्खियां हुआ करती थी। ये पूरा एक गार्डन की तरह उनका ये घर था। ये देखो, ये उनका घर है। बर्ड्स अराउंड द फेसेड ऑल डे लॉन्ग, और हर समय वहां पर चिड़ियों की गुनगुनाहट, बीज की हमिंग, सब कुछ सुनाई पड़ती थी। द लार्जर हाउस ऑन द प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड आइवी ग्रीन, और उस प्रॉपर्टी में वो बड़ा सा घर आइवी ग्रीन कहलाता था। यहाँ देखो, यहाँ लिखा वेलकम टू आइवी ग्रीन। हेलेन केलर का ये घर है। घर के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है और ये घर है इनका, और देखो चारों तरफ कितनी हरियाली है। And as a very young child, Helen used to visit its garden to calm herself in moments of sadness or temper. और जब हेलेन छोटी थी तो क्या करती थी? अपने इन्हीं गार्डनों में जाती थी, इस घर के गार्डन में जाती थी, और अपने मोमेंट ऑफ सैडनेस को, जब वो बहुत दुखी होती थी, अपने मोमेंट्स ऑफ टेम्पर को, जब वो बहुत गुस्से में होती थी, उस समय गार्डन में जाकर वो पीस ऑफ माइंड लेती थी, वो थोड़ी शांति पाती थी।
तो हेलेन का जो बचपन है वो इसी घर में गया. In this passage, reflecting on the home and gardens of a very early childhood, Helen expresses her love of nature. तो जहाँ पर उन्होंने अपने घर के गार्डन के बारे में लिखा है, जहाँ अपने जो अर्ली चाइल्डहुड में जो जहाँ रहती थी उसके बारे में लिखा है, तो उससे क्या पता चलता है कि हेलेन को नेचर से बहुत प्यार था, विच हैज बीन विथ हर फ्रॉम अ वेरी यंग एज, क्योंकि नेचर बहुत छोटे समय से उसके साथ ही थी. The natural world throughout the book symbolizes Helen's deep sense of connectedness. तो जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्रकृति के साथ उनका जो रिश्ता है, वो हेलेन की किताब में पता चलता है कि वो कितनी कनेक्ट थी, वो कितनी जुड़ी हुई थी हेलेन से, और वो कितना प्रकृति से अपने आप को जोड़ के, डीपली गहराई से अपने आप को जोड़ के रखती थी. To the world despite the limitations that keep her from seeing and hearing. हालांकि उनके पास एक लिमिटेशन थी, उनकी वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन प्रकृति को उन्होंने अपने से जोड़े रखा और बहुत डीपली उन्होंने प्रकृति को महसूस किया. तो उनके फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में हेलेन अपने घर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में उन्होंने लिखी जानकारी दी और अपने उस डर को बताया कि शायद मैं वो सारी घटनाएं एज इट इज आपके सामने उस इमोशन के साथ न ला पाऊं, क्योंकि वो बहुत पुरानी घटनाएं हैं और अब उसकी प्रेगनेंसी जो है वो कम हो चुकी है, यानी उसकी जो तीव्रता है वो कम हो चुकी है. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न first chapter, summary of the first chapter of Helen Keller. The next session we will do the question answer of the same chapter. Have a good revision of this session. Thank you.